$1 मिलियन सवाल है आप लोगों से, तो इसका आंसर थोड़ा सोच समझ के देना। आपके हिसाब से WWE में पहले वर्ल्ड चैंपियन कौन बनेगा? किसके पास पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप आएगी? क्या वो एले नाइट होंगे या फिर वो लोगन पॉल होंगे? मुझे मामला थोड़ा सा टक्कर का लग रहा है, लेकिन ध्यान से आंसर करना इस चीज का। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। हमको एक जो सरप्राइजिंग चीज पता चलती है और वो ये है कि WWE और एंडेवर का जो मर्जर है, ये पूरी तरीके से, इसका ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर हैं ट्रिपल एच, उस वाले पोजीशन से उनको हटा दिया जाएगा। अभी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अभी WWE के अंदर क्रिएटिव चीजों का कंट्रोल भी है ट्रिपल एच के पास में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हटने का मतलब ये नहीं होगा कि उनके पास क्रिएटिव कंट्रोल चला जाएगा या फिर अब वो WWE को वैसे नहीं चला सकते डे टू डे जो स्टोरी लाइन में चीजें होती हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पूरी एक WWE की ऐसे कमेटी आप लोग कह सकते हो है, जिसके अंदर क्या सीन होता है कि अगर कोई बिजनेस एस्पेक्ट से डिसीजन लेना है या फिर कोई बहुत बड़ा कंपनी के अंदर चेंज लेके आना है जो कि क्रिएटिव वाली साइड की तरफ नहीं है, तो उसके पार्ट थे अब तक ट्रिपल एच, लेकिन एंडेवर वाली चीज के बाद उनका जो रोल है वहां से हट जाएगा। अब क्या इसका मतलब किसी तरीके से नेगेटिव वे में है ट्रिपल एच के लिए? तो भाई सबसे पहले तो ये समझो यहाँ पे कि ट्रिपल एच इतना बड़ा नाम है भाई, उसका करियर भी इतना बड़ा, क्रिएटिव हेड भी है, लेकिन तब भी उसको ऐसे रोल से हटाया जाएगा। तो भाई फिर आपको भी अगर थोड़ा सा लाइफ में लगे यार मेरी ऐसी कैसे, मेरे को ऐसे कैसे कर दे, तो भाई ट्रिपल एच के साथ ऐसा हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ उनको खुद को ये सोच के कैसा लग रहा होगा। बट खैर मुझे लगता नहीं इस चीज का कोई ज्यादा असर पड़ने वाला है। थोड़ा सा ये है कि भाई जब बंदे में पावर होती है बिहाइंड द सीन भी, तो फिर मतलब बिहाइंड द सीन भी WWE के दो हैं, एक तो क्रिएटिव वाला और एक बिजनेस वाला, तो वहां पर भी उनका था, अब वो उनके हाथ से थोड़ा सा वैसे चले जाएगा। तो थोड़ा सा है मतलब डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हमको ज्यादा फर्क पड़ने वाला है कि ट्रिपल एच ने भाई ऑस्टिन थ्योरी के साथ ये क्या कर दिया, वैसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अगली स्टोरी ब्रे वाइट से रिलेटेड है और भाई मेरा तो सर खराब हो गया, सर चकरा गया है। क्या क्या नई नई चीज सुनने को मिलती है ब्रे वाइट के बारे में। कभी पता चलता है कि ब्रे वाइट तो भाई अब बिल्कुल ही क्लोज हैं, बस आ गए अब तो वो, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है फाइटफुल की तरफ से वो ये बताती है कि ब्रे वाइट एक लाइफ थ्रेटनिंग और करियर थ्रेटनिंग जो इलनेस है उससे सफर कर रहे थे और अब वो उससे रिकवर कर रहे हैं और वो बहुत क्लोज हैं अपने इन रिंग क्लियरेंस के। ये मैं मतलब मेरे को देखो, मैं भी जैसे आप कंफ्यूज होते हो कई बार कि भाई रेसल चैटर आज क्या बोल रहा है, कल क्या बोल रहा है, तो ये तो बिल्कुल दिमाग पगला देने वाली बात है ब्रे वाइट की, क्योंकि सेम सोर्सेज की तरफ से पहले कुछ आता है फिर अभी कुछ आता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो कोई गलत चीज स्प्रेड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जितना मिस्टीरियस उनका कैरेक्टर है ऑन स्क्रीन, वैसे ही ये शायद लग रहा है मुझे रिटर्न करने के मामले में भी है। लेकिन सीरियस बात है भाई यहाँ पे कि ऐसी इलनेस भी उनको क्या हो गई, कुछ उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, बट अच्छी बात है कि रिकवरी उनकी बहुत बढ़िया चल रही है और बस बहुत क्लोज है वो अपने इन रिंग रिटर्न के लिए। अभी तो मैं सुन रहा था कि ब्रे वाइट रेडी हैं भैया, एज सरप्राइज लेके आने का WWE सोच रही है, टीजर्स नहीं निकालेगी, टीज नहीं करेगी, पता नहीं अब उन सारी चीजों का क्या है। लेकिन लेटेस्ट ये है कि ब्रे वाइट के साथ कुछ ऐसा पंगा हुआ था, बट गुड न्यूज इज कि वो अच्छे से रिकवर भी हो रहे हैं उसको लेके और बस बहुत 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 पास है अपने इन रिंग क्लियरेंस के। होपफुली नेक्स्ट टाइम अगर मैं इस ब्रे वाइट के बारे में कोई बात बता रहा हूँ तो वो उससे लिंक्ड हो, ऐसा ना हो कि दूसरी दुनिया की फिर मैंने आपको बात बता दी। रोमन रेंस रिसेंटली फाइटर मैन स्पोर्ट, पता नहीं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा है फिर मैं नहीं, यहाँ पे रोमन रेंस है और भाई देख लो कैसे काफी बिजी टाइम है रोमन रेंस का। यहाँ पे इतने सारे वो अपने चैंपियनशिप बेल्ट के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर, पोस्टर्स के ऊपर साइन कर रहे हैं और ये वीडियो जस्ट उन्होंने डाली अपने ट्विटर अकाउंट पे। यहाँ पे फिलहाल रोमन रेंस को देख के काफी ज्यादा टायर्ड लग रहे हैं वो, कि जैसे बहुत ज्यादा थके हुए हैं, बट यही है WWE का शेड्यूल। इवन रोमन रेंस का शेड्यूल तो लाइट है, तो उसके बाद भी उनकी ऐसी हालत है। और इंजरी वाली चीज हमने सुनी थी उनके बारे में, बट यहाँ पे अगर रोमन रेंस ऐसे WWE की एक्टिविटीज में या फिर मीडिया ऐसे अपीयरेंसेस में पार्ट बन रहे हैं, तो इसका मतलब कि मामला बंदे के साथ सही है, कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है। रेसल ऑप्स का आप लोग ये ट्वीट देखो जहां पर वो लिखते हैं द टॉप 10 मोस्ट सर्च रेसलर ओवर द पीरियड ऑफ अगस्त 2022 से लेके जुलाई 2023 तक इन रेसलिंग, जिनका एटलीस्ट एक मैच हुआ इस पीरियड में। तो रेसलनॉमिक्स की तरफ से ये है स्टार्ट और यहाँ पर नंबर 1 पर नाम है बैड बनी का। अगर लग रहा है WWE की वजह से, तो शायद फिर आप एक अलग दुनिया में जी रहे हो, क्योंकि अपना गाने वगैरह की वजह से उनका जो नाम है वो यहाँ पर है इतना। उसके बाद जॉन सीना, ये भी मैं बोलूँगा हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस है। जो पहला नाम है यहाँ पर जो कि कहना चाहिए हाँ ये WWE से पक्का वाला रिलेटेड है, वो रोमन रेंस का है। फिर लोगन पॉल अपनी सोशल मीडिया अपीयरेंस की वजह से, ब्रॉक लेसनर तो लिस्ट में होंगे ही, रे मिस्टीरियो, रोंडा राउजी, कोडी रोड्स, CM पंक एंड सराया, और लास्ट में पेज का नाम अगर आपको नहीं पता तो ये 10 वो रेसलर हैं जिनको सबसे ज्यादा सर्च किया गया इस पूरे ऑलमोस्ट एक साल के पीरियड में, और नंबर 1 पर नाम है इसमें बैड बनी का। इसीलिए WWE इतना पीछे भागती है, उनके अब समझ में आ गया होगा आपको। अगली स्टोरी पॉल हेमन से रिलेटेड है। तो पॉल हेमन ने एक ट्वीट है पैट्रिक द हील, जहां पे रेसलमैन 29 की वो बता रहे हैं कि हैज टू बी वन ऑफ द पॉल हेमन्स पर्सनल फेवरेट, क्योंकि यहाँ पर वो CM पंक वाली चीज भी हुई थी उनके साथ और फिर ब्रॉक लेसनर वाली चीज भी हुई थी। तो यहाँ पे पॉल हेमन इस बात को बता रहे हैं। अब देख रहे हो CM पंक सेम ट्वीट में मेंशन है, लेकिन पॉल हेमन ने उसके ऊपर कमेंट किया और वो बता रहे हैं कि कैसे
उन्होंने वैल्यू ऐड करी ग्रैंड स्टेज ऑफ द मॉल के अंदर। तो बस बेसिकली यहाँ पर यही था, ये ऐसा कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। बट इंटरेस्टिंग है कि CM पंक वाली चीज़ को अभी भी बात कर रहे हैं पॉल हेमन, और पसंद करते हैं वैसे, लेकिन ऑन स्क्रीन बोल नहीं सकते। मैं तो यही पूछना चाहूँगा भाई, अगर सच में CM पंक को रख दिया जाए सामने रोमन रेंज को, तो पॉल हेमन की बिल्कुल ऑनेस्ट पिक क्या होगी? क्योंकि अभी तो वो इतना उस स्टोरी लाइन के अंदर घुसे हुए हैं कि वो उससे ज़्यादा बाहर सोचते नहीं है। बट इस पर एक पूरा क्या कहते हैं इंटरव्यू या पॉडकास्ट सुनना बहुत मस्त हो सकता है पॉल हेमन की तरफ से। अगली स्टोरी ऑस्टिन थ्योरी और ट्रिपल एच से रिलेटेड है। तो खुद ही ऑस्टिन थ्योरी से पूछ लिया भाई कि तुमको जो लोग बोलते हैं यार तुम्हारा बर्बाद कर दिया तुम्हें एज यूएस चैंपियन, इसके बारे में तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या सोचना है? तो ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पर ये कहते हैं भाई इंटरनेट चीज़ ही ऐसी है, एक दिन तुमको बोलेंगे भाई तुम तो ग्रेटेस्ट थिंग हो, और उसके बाद नेक्स्ट डे तुमको यू सक बोलोगे। तो कुछ ना कुछ बातें तो हमेशा चलती रहेंगी, और यही वो बातें चल रही हैं। बेसिकली ऑस्टिन थ्योरी ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ रहा है इन चीज़ों से। एंड आई थिंक बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, टेलीविजन पर हमको अलग दिख रही होती हैं। डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ऑस्टिन थ्योरी को, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। बट यस, जितना ज़्यादा वो लगता है कि भाई इस बंदे को तो खत्म ही कर दिया एज चैंपियन, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे खुद ही ट्रिपल एच ने बोला था अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हर सुपरस्टार को थोड़ी तुम टेलीविजन के ऊपर बुक कर सकते हो, वीकली शो पर बुक कर सकते हो, स्पेशली प्रीमियम लाइव इवेंट में कर सकते हो। तो वही थोड़ी सी सिमिलर चीज़ हुई यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी के साथ। बट अब तो उनके रूमर्स आ रहे हैं कि वो टाइटल हार जाएंगे, उनको बेबी फेस बना देंगे। देखते हैं आगे उनकी गाड़ी कैसे चल रही है। ट्राइबल कॉम्बैट रोमन रेंज वर्सेस जे ऊसो। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे WWE ने इसके रूल में ही थोड़ा सा चेंज मार दिया, जहां पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था। इस मैच के अंदर हमको बहुत सारी इंटरफेरेंस देखने को मिलती हैं। अब इस मैच के बारे में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूं। अगर WWE ने इसमें ये चीज़ चेंज करी कि इंटरफेरेंस हो गई, जो कि बाद में जो पहले के रूल्स के हिसाब से नहीं होनी थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जिमी ऊसो ना आते तो जे ऊसो मैच को जीत जाते, या फिर सोलो सिकोवा ना आते तो जे ऊसो मैच को जीत जाते। WWE ने किसी भी पॉइंट पर एक बार भी इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया था कि जे ऊसो रोमन रेंज को हराएंगे चैंपियनशिप के लिए। भले ही जे ऊसो ने टैटूज वगैरह करवाया, WWE ने पूरी एक वीडियो भी डाली बिहाइंड द सीन वाली कि कैसे चल रहा है, और जे ऊसो ने कैसे इसको बहुत स्पेशल मोमेंट माना। तो उस वीडियो को अगर पहले देखा जाए तो ऐसा लगेगा भाई अब तो जे ही चैंपियन बनेगा। लेकिन किसी भी पॉइंट पर WWE ने ऐसा कुछ कंसिडर नहीं किया था कि जे ऊसो को उनको चैंपियन बनाना है। कल सैटरडे है ना, तो 12:30 बजे का वेट करना। एक बहुत ही मस्त झकास सी वीडियो है डीन एम्ब्रोस के बारे में, और देखना फिर। हमेशा से प्लान रोमन रेंज का ही था समर स्लैम से बाहर निकल के ट्राइबल कॉम्बैट जीत के आपका यूनिवर्सल चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन और ट्राइबल चीफ रहने का। अगली स्टोरी LA नाइट के यह मूवमेंट से रिलेटेड है। तो भाई मैंने आपको बताया था एक बार कि AEW डायनामाइट के पास में जो है उसकी चैंट हो रही थी, लेकिन अब तो MJF के प्रोमो में ही जैसे वो वॉर ट्रीटमेंट होती है ना, वैसी सिमिलर यहाँ पे MJF माइक पर बोल रहे थे। तो हर एक लाइन के बाद, हर एक सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद जो क्राउड का रिस्पॉन्स था वो LA नाइट का यह वाला ही मूवमेंट था यहाँ पे। तो ये LA नाइट तो भाई अब WWE से बाहर भी अपना दबदबा चला ही रहे हैं, और हर बार मुझे लग रहा है कि ये तो डेली का ही हो गया। LA नाइट का कुछ कारनामा फीचर हो ही जाता है वीडियो में। अब देखते हैं बड़ा कारनामा वो कब तक WWE में कर देते हैं। और क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, LA नाइट या फिर लोगन पॉल। ब्रॉक लेसनर सच में ब्रॉक लेसनर है क्या ये? ब्रॉक लेसनर अभी पता नहीं कौन से कॉन्सर्ट में है, स्टेज कॉन्सर्ट पे, जहाँ पे गाना वाना चल रहा है मिनियापोलिस में, और ब्रॉक लेसनर स्टेज पे और लिटरली मजे मार रहे हैं। ये ब्रॉक लेसनर तब कर रहे हैं जब वो कोडी रोड से हारे हैं। भाई मुझे लग रहा है कि हर एक बंदे की लाइफ में उसका ट्रांजिशन वाला फेज होता है, जब वो थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कहते नहीं है उम्र 55 की दिल बचपन का, ऐसे कहते हैं बुढ़ापे में बंदा बच्चा बन जाता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये ब्रॉक लेसनर कोई बुढ़ापा है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ कैसे ट्रांजिशन होता है हमारी लाइफ में। तो ये भी मुझे एक ट्रांजिशन सा लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर अब ऐसा बंदा हो गया जो इतना चिल मार रहा है। यहाँ पे आप वीडियो में ही देखो भाई कैसे, मुझे पता नहीं ये है कौन, मेरे को कोई आइडिया नहीं किसका कॉन्सर्ट है फिर क्या है। जस्ट ब्रॉक लेसनर नाचते हुए दिख रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने काउबॉय वाले लुक को, वो यहाँ पर रॉक कर रहे हैं। तो यार मैंने सोचा नहीं था कभी मैं इस तरीके से ब्रॉक लेसनर को देखूंगा, बट अब लाइफ का ऐसा लग रहा है कि नए तरीके से उन्होंने देखना शुरू कर दिया। पता नहीं कुछ तो चेंज हुआ है, क्या कर दिया पता नहीं, सेवल ने कुछ कर दिया क्या। अगली स्टोरी रिलेटेड है सोनिया डेविल से। तो ये मेरे को बताने में आपको थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन सोनिया डेविल को अपनी ACL वाली सर्जरी से गुजरना पड़ा, और इसकी वजह से सोनिया डेविल, चेल्सी ग्रीन जो इस समय WWE में विमेंस टैग टीम चैंपियंस हैं, अब इनका फ्यूचर पता नहीं क्या होने वाला है। अब तो इसको मान लेना कि भाई ये एक पूरा कर्स है, ये वाला जो टाइटल जिसके पास आता है जैसे आता है, पता नहीं किसी को इंजरी हो जाती है या फिर चीज़ें सही नहीं चलती। जैसे एक पॉइंट पर ये चीज़ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए कही जाती थी। अब देखते हैं, मतलब WWE स्टैब्लिश करना चाह रही थी सोनिया डेविल और चेल्सी ग्रीन को एक डोमिनेंट या फिर रेपुटेशन बना के, ताकि इस टाइटल के साथ भी इसको भी दिखाया जा सके अच्छे तरीके से। बट इंजरी की वजह से वो वाली चीज़ नहीं हुई है। शार्लेट फेयर और अंद्रादे के बारे में एक
सैड चीज पता चली है, और इनका जो रिलेशनशिप स्टेटस है शायद ये भी एक साथ नहीं है। आपको पता है ये दोनों आपस में पार्टनर हैं और शादी भी हो चुकी है इनकी, लेकिन अब अंद्रादे ने भी और शार्लेट ने दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। इवन रिक फ्लेयर ने भी सोशल मीडिया से अंद्रादे को फॉलो जो पहले किया हुआ था वो अनफॉलो कर दिया है। और ये यूजुअली तभी साइन होता है कि जब इनके बीच में कुछ थिंग्स सही नहीं चल रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई अंद्रादे डब्ल्यूडब्ल्यू में काम करते कि कोई स्टोरी लाइन वाले एंगल की वजह से सारी चीज़ की जा रही हो, तो शायद ऐसा हो सकता है कि भाई अभी साथ में नहीं है। एंड बस क्या ही बोलें इसके बारे में, अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन लोग वैसे ट्रोल भी कर रहे हैं यहाँ पर शार्लेट को कि भाई पापा के नक्शे कदम पर चल रही है, क्योंकि पापा की भी बहुत सारी शादी हुई है। खैर ये तो इंटरनेट पे चलता ही रहेगा, बट कुछ तो लोचा है यहाँ पे अंद्रादे और शार्लेट के बीच में। अब आप लोग सोचते हैं कि भाई ये भी बताता है कि ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन कुछ है भाई रेसलिंग से रिलेटेड, तो फिर अपन को बताना पड़ता है ना। अगली स्टोरी माइकल कोल से रिलेटेड है, और माइकल कोल, ये भी थोड़ा सा मैं आपको लेट हो गया बताने के लिए, तो डब्ल्यूडब्ल्यू के रॉ पर परमानेंट कमेंटेटर बन चुके हैं माइकल कोल। आप लोग पूछ भी रहे थे मुझसे कि भाई माइकल कोल रॉ पर थे, क्या है इसका मतलब? तो वो परमानेंटली हो चुके हैं, तो वीकली 5 घंटे की कमेंट्री तो करने ही वाले हैं माइकल कोल, यानी कि 3 घंटे रॉ के लिए और 2 घंटे स्मैकडाउन के लिए, और साथ में जब प्रीमियम लाइव इवेंट होगा तो वहां पर भी माइकल कोल होंगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एंडेवर ने रिक्वेस्ट करी इस चीज को लेके कि भाई माइकल कोल होने चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू की वॉइस। और फील तो आई वैसे अलग, मंडे नाइट रॉ मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ी ज्यादा ऐसे पकाऊ सी लग सकती थी, लेकिन माइकल कोल की कमेंट्री काफी ऑथेंटिक डब्ल्यूडब्ल्यू वाली फील देती है, क्योंकि वो सुनते सुनते भी काफी टाइम हो गया। जैसे बहुत सारे लोगों को जिम रॉस से वाली वाइब आती है जिन्होंने बहुत पुराने जमाने में डब्ल्यूडब्ल्यू देखी हुई थी, तो वो वाली वाइब हमारे लिए माइकल कोल बहुत अच्छे से काम करते हैं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रोमन रेंज से रिलेटेड है, और शायद धोखे इनफ नहीं है अभी तक रोमन रेंज के लिए। कल स्मैकडाउन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी रोमन रेंज के लिए, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है। डब्ल्यूडब्ल्यू एडवर्टाइज कर रही है कि जिमी ऊसो एक्नॉलेज करेंगे रोमन रेंज को, बट एक्चुअल में गाइस शायद यहाँ पे मामला डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिमी ऊसो को रोमन रेंज से शायद कोई लेना देना ना हो, वो चाहते हो रोमन रेंज की चैंपियनशिप से लेना देना, तो हो सकता है कल एक छोटा सा बिट्रेल वाला एंगल फिर से हो जाए कि जिमी ऊसो बोले भाई जे मेरे को नहीं पता तेरा क्या, मेरे को तो रोमन के पास अपना मामला करना है। और कल के शो पर रोमन रेंज आ भी रहे हैं, तो ना सिर्फ जे के अगेंस्ट बल्कि रोमन रेंज के अगेंस्ट भी होंगे, और हो सकता है एक मैच सेटअप हो सकता है, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में अब तक एक मैच नहीं हुआ, वो है रोमन रेंज और जिमी ऊसो के बीच में, और बिना ये हुए शायद ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन खत्म होगी भी नहीं। पॉलेमन कह रहे हैं भाई अभी तो हम अपनी बस शुरुआत में ही चल रहे हैं, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन और भी लंबी चलेगी। कल 12:30 बजे डीन एम्ब्रोस वाली वीडियो भी आ जाएगी, तो उसके लिए भी चैनल से चिपके रहना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।